हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था परागण, निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, इसकी खोज के बारे में बताया था कि स्टार्सबर्गर ने द्विबीजपत्री पादपों के अंदर निषेचन की खोज की थी और पादप का नाम बताया था वहाँ पे लेलियम। इसके बाद में देखना यहाँ पे कि जो परागकण होते हैं, परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ये जो पराग नलिका है आगे किसके अंदर प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश के अंदर, या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है। देखो, एम्ब्रियो सैक यहाँ पर इस प्रकार की संरचना है जिसके अंदर 7 तो कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक। ठीक है, ये इसके चारों ओर आवरण उपस्थित है, बीजांड का निर्माण हो रहा है। ऊपर वर्तिकाग्र थी जिसमें से वर्तिका और वर्तिकाग्र है जिसमें से जो पराग नलिका है ये प्रवेश करके इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। देखो, यहाँ पर ये चीजें कल आपने पढ़ी थी कि परागकणों का अंकुरण हो रहा था। ठीक है, परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। इस पराग नलिका के शीर्ष भाग पर यहाँ पे कायिक केंद्रक उपस्थित होगा, जबकि पीछे की ओर यहाँ पर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। सबसे पहले जो पराग नलिका होती है ये बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो उस दौरान यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं ये क्या हो जाती है? यहाँ पर नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और जो पराग नलिका है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अब देखो, अंड समुच्चय के अंदर 3 कोशिकाएं थी, 2 तो सहायक कोशिका और 1 इसके अंदर अंड कोशिका उपस्थित है। जैसे ही पराग नलिका यहाँ पर बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करके भ्रूणकोश में जाएगी, उसके तुरंत पश्चात सहायक कोशिकाएं तो नष्ट हो रही है और जो 1 अंड कोशिका है वो यहाँ पे शेष बचती है। प्रवेश के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष भाग यहाँ से फटेगा और दोनों जो नर युग्मक होते हैं ये भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। अब इनमें से जो 1 नर युग्मक है ये तो प्रथम नर युग्मक एग सेल के साथ या फिर अंड कोशिका के साथ में मिलकर के जायगोट का निर्माण करता है, जो कि आगे एम्ब्रियो के अंदर विकसित होता है। जबकि जो दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक है ये ध्रुवीय कोशिका, दूसरा नर युग्मक है ध्रुवीय कोशिका के साथ में संयोजित होकर के एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। देखो, यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। देखो, पहला निषेचन तो कब हो रहा है? यहाँ पे एक जो नर युग्मक है अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो रहा है और किसका निर्माण कर रहा है? जायगोट। जायगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो के अंदर परिवर्तित होता है। दूसरा जो नर युग्मक है ये ध्रुवीय कोशिका के साथ संयोजित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब देखो, प्रवेश तो कर गई यहाँ पे भ्रूणकोश के अंदर। इसके बाद में इसी के अंदर आता है द्विनिषेचन व त्रिशलियन। द्विनिषेचन का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म के जो सदस्य हैं उनके अंदर 2 बार निषेचन की क्रिया होगी, उस क्रिया को क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहते हैं। अब देखो, 2 बार अभी बताया कब हो रही है। एक तो प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो रहा है, जायगोट का निर्माण करेगा, इसे प्रथम निषेचन
कहते हैं। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ में संयोजित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा है, इसे द्वितीय निषेचन कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के सदस्यों में 2 बार निषेचन होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहते हैं। एंजियोस्पर्म के सदस्य जिनमें 2 बार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहते हैं। देखो द्विनिषेचन की जो खोज है वो नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, नावास्चिन वैज्ञानिक ने। यहाँ पे पादप का नाम है फ्रिटिलेरिया वेल लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट के अंदर नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें त्रिसलियन। देखो त्रिसलियन का मतलब है 3 केंद्रकों का संयोजन। देखो प्रथम निषेचन है उसके अंदर एक केंद्रक नर युग्मक में था और दूसरा केंद्रक जो अंड कोशिका थी उसके अंदर। तो यहाँ पे द्विसंयोजन की क्रिया हो रही है, जबकि जब एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो उस दौरान त्रिसलियन की क्रिया संपन्न होती है। त्रिसलियन का मतलब है 3 केंद्रकों का संयोजन। त्रिसलियन का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 केंद्रकों का संयोजन। अब 3 केंद्रक कौन से हैं, यहाँ पर देखना ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित है। ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित है, जबकि एक केंद्रक कहाँ पे आता है, यहाँ पे जो नर युग्मक है इसका केंद्रक। तो 2 तो हो गए यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका के और एक हो गए यहाँ पे नर युग्मक का केंद्रक। इन तीनों का जो संयोजन होता है इस संयोजन को क्या कहेंगे, त्रिसलियन कहते हैं। देखो 2 ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक और एक नर युग्मक का केंद्रक आपस में संयोजित होकर के त्रिसलियन की क्रिया संपन्न करते हैं। त्रिसलियन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है या फिर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। त्रिसलियन की क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो ये तो था इसके अंदर द्विनिषेचन व त्रिसलियन। इसके बाद में आता है भ्रूणपोष का परिवर्धन। आगे देखना भ्रूणपोष, इंग्लिश में एंडोस्पर्म। देखो अभी बताया निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, ध्रुवीय कोशिका प्लस दूसरा नर युग्मक आपस में संयोजित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं या फिर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है ये 3N या फिर त्रिगुणित अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भ्रूणपोष की बात करोगे तो भ्रूणपोष का निर्माण जिम्नोस्पर्म के सदस्यों के अंदर भी होता है, लेकिन वहाँ पे जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित अवस्था के अंदर बनता है। उसका रीजन ये है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भ्रूणपोष है अगुणित है। इसका कारण ये है कि भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, निषेचन से पहले, जबकि एंजियोस्पर्म के सदस्यों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है। इसलिए भ्रूणपोष कौन सी अवस्था के अंदर होता है, त्रिगुणित अवस्था के अंदर पाया जाता है। देखो पादप जगत के अंदर जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है दोनों के अंदर यहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष अगुणित अवस्था के अंदर है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर ये त्रिगुणित अवस्था के अंदर पाया जाता है। अगुणित है, निर्माण कब हो रहा है, निषेचन से पहले, जबकि एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण यहाँ पे निषेचन के पश्चात होता है या फिर त्रिसलियन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब जो भ्रूणपोष है एंजियोस्पर्म के सदस्यों के अंदर भ्रूणपोष का परिवर्धन
3 प्रकार का होता है, या फिर एंजियोस्पर्म में 3 प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। पहला होता है इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आता है इसमें हिलोबियल भ्रूणपोष। 3 प्रकार का भ्रूणपोष है, केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल भ्रूणपोष। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष, अब देखो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। पहली चीज जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इस कोशिका का केंद्रक यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विभाजित होता है। स्वतंत्र रूप से विभाजित होगा तो यहाँ पर अनेक केंद्रक निर्मित होते हैं। सभी जो केंद्रक है यहाँ पर भ्रूणपोष के केंद्र परिधि की ओर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण मध्य के अंदर बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसमें जब केंद्रकों का विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है, अनेक केंद्रक बनेंगे। केंद्रकों के निर्माण के दौरान इनके मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसके पश्चात जो केंद्रक है ये परिधि की ओर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण मध्य के अंदर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा आता है इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके अंदर होगा जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसमें विभाजन होता है तो यहाँ पर प्रत्येक कोशिका या फिर जो प्रत्येक केंद्रक होगा अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है, अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर केंद्र की अवस्था ना होकर के कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है? कोशिकीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। एक ना, जैसे यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, जब इसका निर्माण होता है तो प्रत्येक जो केंद्रक बनेगा उसके मध्य यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। देखो केंद्र की जो भ्रूणपोष है ये पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, जबकि केंद्र की पॉलीपेटेली, जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष गेमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। देखो कोशिकी का मतलब क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का जो केंद्रक है ये विभाजित होगा, प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तीसरा आता है इसमें हिलोबियल भ्रूणपोष। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो भ्रूणपोष है ये केंद्रकीय व कोशिकीय, केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। उस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहेंगे? हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। जब भ्रूणपोष के अंदर केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों अवस्थाएं पाई जाती है तो उसे यहाँ पर हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के अंदर जब केंद्र का विभाजन होगा तो दो केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक तो यहाँ पर निरंतर विभाजित होकर के कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, और जो दूसरा केंद्रक है ये विभाजित होकर के यहाँ पर केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो साथ साथ विकसित होगा। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। देखो हिलोबियल के अंदर क्या है? प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक है
इसके अंदर विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं, एक छोटा केंद्रक बनेगा और एक बड़ा केंद्रक बनता है। इनमें से एक जो छोटा केंद्रक है ये तो निभागी सिरे की ओर, और जो बड़ा केंद्रक है ये यहाँ पर बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होगा। बीजांड द्वार वाला जो केंद्रक है ये निरंतर विभाजित होगा और उसके पश्चात यहाँ पर अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है, उसे यहाँ पर भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण कोशिकीय अवस्था प्राप्त होगी। जबकि निभागी सिरे की ओर उपस्थित जो छोटा केंद्रक है ये निरंतर स्वतंत्र रूप से विभाजित होगा, भित्ति का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार यहाँ पर जो निभागी सिरा है उसके अंदर बनने वाले केंद्रक स्वतंत्र होते हैं, जबकि बीजांड द्वार की ओर बनने वाले जो केंद्रक है ये कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। तो देखना, भ्रूणपोष निर्माण किसके द्वारा हो रहा है कि जो दूसरा नर युग्मक है ध्रुवीय कोशिका के साथ में संयोजित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किस प्रकार का बनाएगा? त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस त्रिगुणित जो भ्रूणपोष है इसमें एंजियोस्पर्म के अंदर तो त्रिगुणित बनेगा, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के सदस्य है उनके अंदर ये अगुणित अवस्था के अंदर बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिम्नोस्पर्म के जो सदस्य है उनके अंदर भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के सदस्यों में भ्रूणपोष का निर्माण यहाँ पे निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष का परिवर्धन तीन प्रकार से होता है: केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रकीय का मतलब है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसका जो केंद्रक है ये स्वतंत्र रूप से विभाजित होगा और अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। सभी केंद्रक यहाँ पर इसकी परिधि की ओर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं और केंद्र के अंदर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं और ये यहाँ पर पॉलीपेटली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर के यहाँ पे जो केंद्रक बनाती है, प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण केंद्रकीय अवस्था ना होकर के कोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ये पाया जाता है गैमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में। तीसरा होता है हिलोबियल भ्रूणपोष। इसके अंदर केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों अवस्थाएं साथ साथ चलती है, उसे हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा केंद्रक बनता है, एक छोटा केंद्रक। बड़ा केंद्रक निभागी सिरे की ओर पाया जाता है और छोटा केंद्रक बीजांड द्वार की ओर उपस्थित है। बड़ा केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और छोटा केंद्रक निभागी सिरे की ओर उपस्थित होता है। निभागी सिरे की ओर उपस्थित केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होगा, जबकि बीजांड द्वार की ओर उपस्थित केंद्रक जैसे जैसे विभाजित होगा अपने चारों ओर यहाँ पे कोशिका झिल्ली का निर्माण कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। एक क्वेश्चन है, नारियल का पानी। नारियल का पानी किस प्रकार का भ्रूणपोष है? ऑप्शन केंद्रकीय, कोशिकीय, हिलोबियल। तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। नारियल का जो पानी है वो किस प्रकार का भ्रूणपोष है? यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसके अलावा नारियल की जो गिरी होती है वो यहाँ पे कोशिकीय भ्रूणपोष का प्रकार होता है। तो पानी तो यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष और जो उसकी गिरी होती है वो किस प्रकार का हो गया? यहाँ पे कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखो भ्रूणपोष कार्य क्या करता है। भ्रूणपोष के कार्य, देखो पहला कार्य होता है यहाँ पर विकसित होने वाले
भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, विकसित होने वाला जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे भ्रूणपोष के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है यहाँ पे कि जो भ्रूणपोष है इसमें नर व मादा दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए ऐसा पोषण प्राप्त करके यहाँ पर स्वस्थ संततियाँ उत्पन्न होगी। देखो दो कार्य है, पहला तो हो गया विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, और दूसरा हो गया इसके अंदर जो भ्रूणपोष है इसके अंदर नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, और इस प्रकार का पोषण प्राप्त करने वाली जो संततियां है वो किस प्रकार की प्राप्त होगी, स्वस्थ संततियां प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दो कार्य हो गए। इसके अलावा इसके अंदर देखना कि जो भ्रूणपोष है इसके आधार पर बीजों को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है अभ्रूणपोषी बीज और दूसरा होता है इसमें भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया इसके अंदर अभ्रूणपोषी और दूसरा हो गया इसमें भ्रूणपोषी बीज। देखो अभ्रूणपोषी बीज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बीज है उसके अंदर भ्रूणपोष का अभाव होता है, भ्रूणपोष का अभाव होता है, ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोषी बीज का मतलब होता है कि जो बीज है उसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होगा, उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब देखो अब्सेंट क्यों होता है, जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो उस दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष को काम में ले लिया जाता है, तो बनने वाले बीज कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे। और भ्रूणपोषी का मतलब है जब भ्रूण का विकास होता है उस दौरान भ्रूणपोष की कुछ मात्रा बीज में शेष रह जाती है, ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यहाँ पे जो भ्रूणपोषी बीज है इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करोगे आप, जैसे जो दाल वगैरह होती है जैसे चना हो गया, मटर, ठीक है, इनके जो बीज होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। भ्रूणपोषी का मतलब हो गया भ्रूणपोष उपस्थित है, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, ये सारे बीज किस प्रकार के यहाँ पे भ्रूणपोषी बीज होते हैं, इनके अंदर भ्रूणपोष की मात्रा उपस्थित होती है। तो ये था यहाँ पे भ्रूणपोष। फिर आता है इसके अंदर फल व बीज का परिवर्धन। फल व बीज का परिवर्धन। देखो फल का निर्माण किसके द्वारा होता है और बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखो अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण और जो बीजांड होता है इसके द्वारा बीज का निर्माण होता है। अंडाशय के द्वारा तो फल का निर्माण होता है और जो बीजांड होता है इसके द्वारा बीज का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो बीजांड है, बीजांड के अंदर कुछ कोशिकाएं थी या फिर कुछ भाग थे, जैसे बीजांड व्रंत, ये बीज व्रंत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, बीज व्रंत का। अध्यावरण यहाँ पे फल वित्ती का निर्माण करता है। अध्यावरण के द्वारा जो बीज की भित्ति होती है या फिर बीज का आवरण होता है उसका निर्माण होता है। अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, बीजावरण। इसके अलावा यहाँ पे जो अंड कोशिका होती है ये किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। इसके अलावा जो ध्रुवीय कोशिका होती है इसके द्वारा यहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अंड कोशिका के द्वारा
भ्रूण का निर्माण और ध्रुवीय कोशिका के द्वारा भ्रूणपोष का। इसके अलावा यहाँ पे जो सहायक कोशिकाएं होती है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कौन सी बच गई, प्रतिमुखी कोशिका, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय ये यहाँ पे परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, परिभ्रूणपोष का। देखो एक बीजांड की जो संरचना थी उसके द्वारा बीज के अंदर अलग अलग भागों का निर्माण होता है। जैसे बीजांड व्रंत के द्वारा बीज व्रंत बनता है, अध्यावरण के द्वारा बीजावरण बनता है, अंड कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, ध्रुवीय कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है, सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका ये नष्ट हो जाएगी। बीजांडकाय यहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो बीजांड है उसके द्वारा संपूर्ण बीज का निर्माण होता है। इसके अलावा बीज का जो बाह्य आवरण होता है उसे टेस्टा कहते हैं और जो आंतरिक आवरण होता है उसे टैगमेन कहते हैं। बीज का जो बाह्य आवरण है उसे किस नाम से जाना जाता है, टेस्टा के नाम से, आंतरिक आवरण को टैगमेन के नाम से जाना जाता है। अब बच गए यहाँ पे अंडाशय। अंडाशय किसके अंदर परिवर्तित होता है, फल के अंदर परिवर्तित होता है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं, वास्तविक फलों के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसके अलावा पुष्पासन के द्वारा होता है। ऐसे जो फल होते हैं उन्हें आभासी फल कहते हैं। इस प्रकार के फलों को क्या कहेंगे, आभासी फल कहते हैं। तो दो प्रकार के फल है, ऐसे फल जिनका निर्माण यहाँ पे अंडाशय के द्वारा होता है उन्हें वास्तविक या फिर सत्य फल कहते हैं। इसके अलावा ऐसे फल जिनका निर्माण दलपुंज, बाह्य दलपुंज या पुष्पासन के द्वारा होता है उन्हें यहाँ पे आभासी फल के नाम से जाना जाता है। जैसे सेब और केला किस प्रकार के फल होते हैं, आभासी फल होते हैं। इनका निर्माण अंडाशय से ना हो करके जो पुष्पासन होता है उसके द्वारा होता है, इसलिए इस प्रकार के फलों को क्या कहेंगे, आभासी फल कहते हैं। देखो यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण, तो ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहते हैं। और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। देखो एक तो है अनिषेक फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है उसे अनिषेक फल, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहते हैं। एक आता है यहाँ पर जो हार्मोन है, हार्मोन द्वारा फल निर्माण की क्रिया, हार्मोन द्वारा प्रेरित रूप से फल निर्माण की क्रिया को, फल निर्माण की क्रिया को यहाँ पर कृत्रिम अनिषेक फलन कहते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक तो है अनिषेक फलन और एक है कृत्रिम अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहेंगे, बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा उस क्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पे अनिषेक फलन कहते हैं। दूसरा आता है हार्मोन द्वारा प्रेरित रूप से फल के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, कृत्रिम अनिषेक फलन कहते हैं। देखना दोबारा, फल व बीजगण परिवर्तन, फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा और बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है। देखो बीजांड व्रंत बीज व्रंत का निर्माण करता है, अध्यावरण बीजावरण का निर्माण करता है, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करेगी, ध्रुवीय कोशिका भ्रूणपोष का, सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो रही है, बीजांडकाय परिभ्रूणपोष के अंदर परिवर्तित होता है। अब देखो परिभ्रूणपोष किसके अंदर पाया जाता है, काली मिर्च में। काली मिर्च के अंदर क्या पाया जाता है,
परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है। इसके अलावा जो अनार और लीची, इसके अंदर जो भ्रूण होता है उसके चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है। मांसल आवरण जो कि इसका खाने योग्य भाग होता है, इस मांसल आवरण को किस नाम से जाना जाता है? एरिल के नाम से जाना जाता है। देखो अनार और लीची, इसके अंदर यहाँ पर भ्रूण के चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहेंगे? एरिल कहते हैं। और यही एरिल वाला भाग यहाँ पे खाने योग्य होता है। काली मिर्च के अंदर परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है। फल अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण है। यदि अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण है तो उसे सत्य फल, इसके अलावा दलपुंज, बाह्य दलपुंज और पुष्पासन के द्वारा फल का निर्माण है तो उसे आभासी फल कहते हैं, सेब और केला। यदि बिना निषेचन से फल का निर्माण होगा तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं और प्राप्त फल को अनिषेक फल कहते हैं। यदि हार्मोन के द्वारा प्रेरित रूप से फल का निर्माण किया जाता है तो उस क्रिया को कृत्रिम अनिषेक फलन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।